गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम लोग जो हमारा रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 आधा हुआ था, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस तक कर लिया था एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिए ये जो एक्सरसाइज है आपको गिवन दी हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो सेट है जिसमें 1,2,3 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन हमें दिया हुआ है एज अ सेट फॉर्म में। ठीक है, मतलब हमको एलाबोरेटेड फॉर्म में सेट दिया हुआ है। हम लोगों को बताना है कि क्या वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव निकालने हैं। फिर देखते हैं कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। ठीक है, सिमेट्रिक आना चाहिए और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं आना चाहिए। तो साफ सीधी सी बात है, एक तो रिलेशन जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है 1,2 और 2,1। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या चांसेस होते हैं कि x कॉमा एक्स जो है वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में, है ना। और x क्या हो, x हो हमारा सेट का 1 2 3 में से बिलोंग करे। ठीक है, ये होनी चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है उस हिसाब से देखा जाए तो 1,1 इसमें होना चाहिए, किसमें, R में होना चाहिए, है ना, जो कि नहीं है। 2,2 भी R में नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है R में, और 3,3 भी R में नहीं है। तो हमको क्या पता चला कि इनमें से कोई भी चीज़ क्या है, R में बिलोंग नहीं करती। तो ये वाली जो चीज़ है रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव फेल। फिर अगर हम सिमेट्री का देखें, सिमेट्री में क्या होता है कि अगर x, y R में है तो हमारा y, x भी R में होना चाहिए, है ना, ये बात होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि x, y अगर R में है ना, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर x, y R में है तो इसका मतलब y, x भी क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर हम देखें कि हमारा R में से कोई एक एलिमेंट निकालना है, 1,2 अगर हम लेके चलें, ये R में है, वी नो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2,1 भी क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। 2,1 भी R में है भाई, दिख रहा है हम लोगों को। और अगर हम ऑपोजिट लें कि 2,1 अगर R में है तो 1,2 भी R में होना चाहिए। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो सिमेट्री क्या हो गई, सिमेट्री तो हो गई इसकी। किसकी सिमेट्री हो गई भाई, इस रिलेशन की। अब अगर हम ट्रांजिटिव का वो देखें कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव को देखें अगर हम, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि अगर ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है, अगर x, y R में है और y, z R में है, और इसका मतलब फिर z, x भी क्या होगा, R में होगा। ठीक है, अब इसको चेक करें। अगर अब हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं, दो एलिमेंट्स तो हमारे पास दो ही एलिमेंट है। अगर हम लेके तो चलें कि 1,2 R में है और 2,1 R में है, तो इस हिसाब से x हो गया यहाँ पर 1, y हो गया 2, यहाँ पर y हो गया 2 और z हो गया 1। तो इन दोनों का क्या मतलब है कि 1,1 R में होना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये समझ आ गया है कि भाई ये जो हमें दिया हुआ है ये हमने प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है कि जो एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। अच्छा,
ए जो सेट है, सेट ए जो है उसमें क्या है, सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी की, कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स ए सेट में हमने रखी हुई हैं। हम कह रहे हैं कि एक रिलेशन बनाया हमने आर, जिसमें एक्स कॉमा वाई एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें एक्स और फाइव वो वाली बुक्स हैं जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अच्छा चलो भाई, अब आर क्या है, आर है हमारा एक्स कॉमा वाई और x and y have same number of pages। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है कि भाई x कॉमा एक्स इसमें बिलोंग करेगा, सॉरी x कॉमा एक्स इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि एक बुक के पास अगर हम एक सेम ही बुक ले लें दोनों, तो उन दोनों के सेम पेजेस होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बिकॉज x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक ही बुक है ना, तो पेजेस तो सेम होंगे ही होंगे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा ट्रू हो गया, ये हो गया ट्रू। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है कि हम लेट कर लेते हैं कि x कॉमा वाई तो इसमें बिलोंग करता है। लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, देन y कॉमा एक्स भी क्या करेगा, r में बिलोंग करेगा, बिकॉज y and x have same number of pages। बहुत बेकार सी राइटिंग आ रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब चेंज भी तो हो जा रही है और बेकार हो जा रही है। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव, ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखने के लिए हमने लेट कर लिया कि क्या है भाई, x कॉमा वाई जो है वो r में बिलोंग करता है, एंड क्या है, y कॉमा z भी r में बिलोंग करता है। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिया हमने जो कि r में बिलोंग करते हैं। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि x एंड y हैव सेम पेजेस। सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये इससे निकल के आया है, और इसी हिसाब से y और z के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, x और y के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और y और z के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x और z के भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। ठीक है, इस हिसाब से इन दोनों इक्वेशंस से हमारे पास क्या आएगा कि x y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और अगर हम उस हिसाब से देखें तो क्या निकल कर आएगा, x कॉमा z या फिर z कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। शो दैट द रिलेशन, हमें सेट दिया हुआ a 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर, जहां पर हमें रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी इज इवन, इसका मॉड। ठीक है, a माइनस बी का मॉड जो है वो इवन है, ऐसे हमने रिलेशन निकालने हैं। वो सारे रिलेशन हमारे क्या हैं, आर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, हमने इसको कह दिया है, हम इसको प्रूव नहीं करना, हम ये बता रहे हैं आपको कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other,
बट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 1 3 5 और 2 4 के साथ इंटरचेंज करके रिलेटेड हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो हमारा आर आएगा, एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पूरा आर निकाल लेते हैं कि आर कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर आर आ जाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई रिलेशन किस तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा आर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उससे आर निकाल लेंगे। आर निकालने का क्या मतलब हुआ कि आर हम लोगों को दिया हुआ है किस तरीके से, ए कॉमा बी, ये ए और कॉमा बी कहाँ से आए हैं, जिनका मॉड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, और ए सेट हमारा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो, अब आर के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका माइनस करके इवन आए नंबर। तो अगर हम पहले 1 ले लें, ठीक है, इसके अंदर कौन से नंबर आएंगे, 1 -3। 1 -3 अगर हम करें मॉड में, तो ये क्या आएगा, -2 का मॉड, दैट इज 2, जो कि क्या है, इवन है। इवन है तो 1,3 क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा आर के अंदर। अब क्योंकि इक्विवेलेंट रिलेशन है तो इसका सिमेट्री मतलब उल्टा, 3,1 भी क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और 1,1 भी आएगा, क्योंकि 0 इज एन इवन नंबर, 0 को हम इवन काउंट करते हैं। ठीक है, 1,1 2,2 और ऐसे ही 3,3 भी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आर को पूरा एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, फिर हम उसके आगे बता देंगे कि क्या है, सिर्फ 2,4 एक दूसरे से रिलेटेड है और 1,3,5 एक दूसरे से रिलेटेड है। अब 3 के बाद अगर हम 1,5 ले लें, 1,5 मतलब 1 - 5 का मॉड इज इक्वल टू -4 का मॉड, दैट इज 4, राइट। तो वो भी इवन है, तो 1,5 आएगा, उसी हिसाब से 5,1 भी आ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब चलो ठीक है, इस हिसाब से ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हम 2 को लेके चलें तो 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 3 तो आ नहीं सकता, 1 आ जाएगा ना, फिर 1 ऑड है, 1 इवन तो नहीं है। ऐसे ही 4,2 आ जाएगा सिमेट्री के हिसाब से। और कोई नंबर आ सकता है इसमें, 3,5 और 5,3 आ सकता है। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, आर की एक्सपैंडेड फॉर्म लिख दी है, जिसमें हमने सारे सेट्स सारे पॉसिबल आउटकम्स आर के अंदर लिख दिए हैं। अब इसके बाद अगर जब हम ये पूरा आर लिख चुके हैं, अब पूरा आर लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये बताना है कि इसके अंदर कोई भी रिलेशन हमारा जो है और किसी के साथ नहीं बन रहा है। अब देखो, ये मैं रेड कलर ले लेती हूँ, ये 1,3 3,1 1,1 3,3 और सॉरी 5,5 और 4,4 तो रही गया, ये भी आएंगे भाई, 5,5 1,5, ये देखो। तो इनमें जो रिलेशन बन रहा है वो सिर्फ, अगर मैं 1,3 है ये, ठीक है, 3,1 और 1,5 5,1 3,5 और 5,3, इसके साथ फिर सिंगुलर वाले आ जाएंगे, 1,1 3,3 और क्या है 5,5 है। ये एक सेट हो गया, इसके साथ हम प्लस कर रहे हैं यूनियन ले लो, एक और सेट ले लो, 2,2 4,4 2,4 और 4,2। ठीक है, ये दो सेट आप ले लो। अब अगर आपको ये सेट अलग दिख रहा है, इसमें सिर्फ कौन से एलिमेंट है, 1 3 और 5, और ये वाला जो सेट है इसमें आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, 2,4, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2,4 एक दूसरे से रिलेटेड है, 1,3,5 वाला सेट एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब इन दोनों के अंदर
जो है ना तो यहाँ पर 2,4 का कोई नंबर आएगा ना तो यहाँ पे 1,3,5 से रिलेटेड कोई नंबर आएगा। तो इसके बाद आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो कि क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंग ऑफ द सेट 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अलग अलग नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इनको अलग अलग तरीके से लिख के दिखा दिया है। देयर इज नो सिमिलैरिटी, मतलब खोल के दिखा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हमें एक सेट दिया हुआ है x जो कि इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12 के बीच में। तो ए सेट जो है क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, ए सेट में कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्योंकि हम लोग 11 और 12 और 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये ए सेट हो गया हमारा। गिवन बाय, अब हमें बताना है कि ईच ऑफ द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। वन इन ईच केस से रिलेटेड एक सेट हमें बना के दिखाना भी है जो वन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है। आर हमें दिया हुआ है, ए कॉमा बी कैसे दिया हुआ है, सच दैट जो है a माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो, अब हमें ये बोलना है, बताना है कि भाई ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं कि अगर हम x कॉमा एक्स लें तो क्या होगा, x माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल टू 0, है ना, 0 ही आएगा, जो कि क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ठीक है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x कॉमा एक्स क्या है, R के अंदर एग्जिस्ट करता है, वेयर x कहाँ से आया है, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x जो है वो हमारा एलिमेंट कौन सा है, a का एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम सिमेट्री देखें तो सिमेट्री में हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर लेट कर रहे हैं a कॉमा बी जो है वो क्या है, R के अंदर है, तो मतलब a माइनस बी का मॉड क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड है तो हम अंदर के साइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, साइन पॉजिटिव ही आना है। तो विच इम्प्लाइज कि b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगी, मॉड के अंदर आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, क्यों अब अगर b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो इसका मतलब क्या है, b कॉमा ए क्या हो जाएगा, r के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिमेट्री एग्जिस्ट हो गई है। अब ट्रांजिटिव देख लो। ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा कि a कॉमा बी जो है वो तो R में है, ऐसे ही b कॉमा सी भी जो है वो हमने R में ले लिया है। ये दोनों चीज़ें हमने क्या करी है, लेट करी है, कंसिडर कर लिया कि ये दोनों एलिमेंट्स तो R के अंदर है ही है। ठीक है, हाँ जी। अब अगर ये दोनों एलिमेंट R में हैं, ये दोनों एलिमेंट R में है, तो a माइनस बी का मॉड जो है उसको, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम इसको 4x ले लेते हैं, लेट कर दिया हमने। ठीक है, और b माइनस सी जो है उसको हम ले लेते हैं 4y, ये भी हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, जिसमें क्या है, x कॉमा वाई कहाँ है, z के अंदर है, कोई इंटीजर्स है ये। ठीक है, x कॉमा वाई क्या है, कोई इंटीजर्स है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो a माइनस बी का मॉड प्लस b माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू
4x प्लस 4y, ये हो जाएगा। अब अगर इसको देखो, कैन वी डू समथिंग हियर, हाँ जी, तो अब मॉड है, मॉड के अंदर प्लस हो रहा है, ये मॉड के बाहर प्लस हो रहा है, इट्स आई थिंक इक्वल तो नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। मॉड की क्या वो होती है, a प्लस मॉड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे होता है मेरे हिसाब से। ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है मॉड की, और अगर हम इसको यहाँ लगाएं और मॉड पूरे में ले लें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, ये बड़ा है तो ये इसको यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस वाई। इसका मतलब a माइनस सी का मॉड भी क्या है, एक तरीके से मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी को कंसिडर कर लें कि अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 ना, x प्लस वाई भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इसको हम लोग एक क्या हो जाएगा, ये भी एक मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस सी भी इसमें है, तो इसका मतलब a कॉमा सी भी कहाँ हो जाएगा, a r के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, r के अंदर एग्जिस्ट हो गया तो मतलब वो भी क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंट रिलेशन होने के बाद हम लोगों को क्या बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें एक तरीके से फाइंड करना है। देखो 1,1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1,1 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे लिख लो 1,1। अब 1 के साथ आप किसको माइनस करोगे कि 4 का मल्टीपल आ जाए, 5 को माइनस करोगे तभी 4 आएगा, और क्योंकि सिमेट्री है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो 5,1 भी यहीं आएगा। अब इसके बाद 5 के बाद 1 से किसको माइनस कर सकते हो, 1 से माइनस कर सकते हो आप 9 को माइनस कर सकते हो, तो 8 आ जाएगा। तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। उसके बाद फिर 12 आ रहा है, 12 से बड़ा नंबर 13 होना चाहिए, तभी -1 करके हमारे पास 12 आएगा, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो 4 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये एलिमेंट्स आए, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन से आए हैं, फाइंड द 1 से जो रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड 1,1, 1,5, 5,1, 1,9, 9,1। कैसे आया ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल बनाएंगे माइनस होने पर, ठीक है। तो या तो वो 4 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे बड़ा नंबर हो नहीं सकता, सेट में सिर्फ 12 तक ही नंबर है, और माइनस करके आना चाहिए। अब क्योंकि हम एक नंबर 1 ले रहे हैं, तो 1 12 से माइनस हो जाएगा तो 11 आएगा ना, 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हमें 8 लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर, है ना। तो 9 ले लिया हमने, 9 से 1 गया तो 8 आ जाएगा, है ना। 5 से 1 गया तो 4 आ जाएगा, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये सेट ऑफ हमारे नंबर्स आ गए जिनको हम लोगों ने क्या करना है, जो कि 1 से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं। हमारा ए हमने अभी ऊपर तक लिखा हुआ है, ये है ए। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आर हमारा ये गिवन है कि ए और बी जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये इक्विवेलेंट रिलेशन तो आएगा क्योंकि भाई ए इज इक्वल टू बी। अब इस एलिमेंट में कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, मतलब x कॉमा वाई वाले आएंगे, a कॉमा ए वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, भैया इसके सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव हैं। सारे एलिमेंट किस फॉर्म में है, x कॉमा एक्स की फॉर्म में ही आएंगे। x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r एज x इज इक्वल टू x
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। समझ रहे हो, सारे x बिलोंगिंग टू a के लिए एक x कॉमा x हमारा r में बिलोंग करेगा, क्योंकि x तो x के इक्वल होगा ही ना, अपने इक्वल तो हो गई। अब यहाँ पे मॉड वॉड का सीन नहीं है, तो सारे एलिमेंट ऐसे ही रिफ्लेक्सिव टाइप के ही आएंगे आर के अंदर। सेकेंड सिमिट्री देख लो, इफ x कॉमा y बिलोंग टू r, दैट मीन्स दैट इज x इज इक्वल टू y, है ना। x y के इक्वल है तो y को x लिखो या x को y लिखो, बात तो एक ही, क्योंकि वो दोनों क्या नंबर, एक ही नंबर हैं। विच इम्प्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू r, है ना, क्योंकि y भी तो x के इक्वल होगा। ठीक है, सिमेट्री भी हो गया। ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव में क्या करना है कि अगर x कॉमा y r में है और y कॉमा z r में है, तो मतलब x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू z। इन दोनों से क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। दैट मीन्स कि x जो है वो z के भी इक्वल है, तो मतलब x कॉमा z भी क्या हो जाएगा, r के अंदर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, x और z इक्वल हो गए। अब हम लोगों को क्या बताना है कि वो सेट बताना है जो वन से रिलेटेड है। वन से रिलेटेड तो बेटा एक ही सेट आएगा, 1,1, क्योंकि इसके सारे जो r के सेट्स आएंगे वो r के सेट्स कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। 0, यहाँ पे लिख रही थी ना मैं, 0,0, 1,1, 2,2 और 3,3, 4,4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, 12,12 तक चलेगा। तो इसमें सिर्फ वन से रिलेटेड एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1,1। अब हम आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं अब। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांसिटिव भी ना हो। सिर्फ सिमेट्रिक हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांसिटिव हो। हमने एक ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर करा था जिसमें हमने देखा था कि सेट जो है आर के अंदर क्या सिर्फ दो नंबर थे, 1,2 और 2,1। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। हमने अभी आज सुबह का सबसे पहला क्वेश्चन वही करा था। अब बताना है कि ट्रांजिटिव है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है का मतलब 1,3 अगर आर में है और 3,2 आर में है, तो क्या होगा, 2,1 भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो सिर्फ यही एलिमेंट्स ले लो, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो नहीं रहा, ना 1,1 है ना 3,3 है ना 2,2 है। तो आर में हमने एलिमेंट्स कैसे ले लिए, 1,3 ले लिया, ठीक है, 3,2 ले लिया और क्या ले लिया, 2,1 ले लिया। अब अगर इसको इस तरीके से देखो कि ये इसमें है, तो 3,1, 1,3 भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1,3 है तो 3,1 भी आर में होना चाहिए, या 2,3 भी आर में होना चाहिए, या 1,2 भी आर में होना चाहिए। ये तीनों एलिमेंट्स अलग हैं जो कि आर के अंदर नहीं आते, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक तो 1,1 तो होना ही चाहिए, है ना, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा, और 2,2 भी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। लेकिन सिमेट्रिक भी ऐसे ही होएगा, 1,1 है तो उसका उल्टा भी यही होना चाहिए, है ना, जो रिफ्लेक्सिव होगा वो सिमेट्रिक होगा ही होगा। तो आप इसको, इस एलिमेंट को ऐसे ले लो, ट्रांजिटिव ना हो ना, हाँ, तो ट्रांजिटिव नहीं है, 1,1 और 2,2 इसमें एग्जिस्ट करवा दो, तो सिमेट्रिक हो गया। क्योंकि 1,1 अगर आर में है तो हमारा इसका ऑपोजिट मतलब 1,1 ही है जो कि आर में है। लेकिन ट्रांजिटिव इन दोनों का कैसे लेंगे, अगर ये आर में है ये आर में है, तो इसका ये 2,1 भी आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव क्या होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लो, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, तो मतलब 1,1 वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर हम ले लें 1,2 और हम ले लें 2,3, तो नहीं, सिमेट्रिक का मतलब 2,1 भी होना चाहिए ना इसमें।
अगर ये है और ये है, लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये और ये है तो इस हिसाब से 1,1 भी इसमें होना चाहिए, तो फिर रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। तो इसका कोई रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सिमेट्रिक अगर होगा और ट्रांजिटिव भी होगा तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन बचती नहीं है, क्योंकि अगर ए कॉमा बी अगर आप देख रहे हो और वो सिमेट्रिक है तो बी कॉमा ए भी जो है क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा, है ना, सिमेट्रिक है। तो अब अगर ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसका हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है फिफ्थ वाले पार्ट का अगर एग्जाम्पल मिलता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से तो आई थिंक कि अगर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो रिफ्लेक्सिव होना ही होना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय। आर हमें दिया हुआ है किस तरीके से कि आर के अंदर है पी कॉमा क्यू, P कॉमा Q वो पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द रीजन इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q। अच्छा ठीक है, कि कोई भी प्लेन है, अगर यहाँ पर पॉइंट P है और सॉरी क्या बार बार R क्यों लिख दी हूँ मैं, अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट P का जितना डिस्टेंस ओरिजिन से है, मान लो x यूनिट है, तो Q भी क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस इक्वल होगा। वो पॉइंट्स को लेना है हमने, ठीक है। is an equivalence relation. Further, show that the set of all the points related to P is a circle passing through P with the origin at the center. Okay. चलो देखो ये क्या कह रहे हैं हम कि जो R है इसमें ऐसे रिलेशन आ रहे हैं जिसमें P का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है उतना ही डिस्टेंस कितना है Q का ओरिजिन से। उन पॉइंट्स को हम लोग कितने R के अंदर ले रहे हैं। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव देखें तो रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों पॉइंट्स एक ही होने चाहिए, x, x होना चाहिए, ठीक है। x इज जितना डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है इन्होंने, x इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x, डिस्टेंस फ्रॉम x इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखो कि अगर हम देखें डिस्टेंस of OX is equal to distance of OX, है ना। डिस्टेंस O और X के बीच का, O is the origin, O is the origin, अगर O origin है तो origin से X का डिस्टेंस जो है वो दूसरे वाले X के, दूसरा भी नहीं है, वो सेम ही पॉइंट है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा एक ही पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, दोनों एक ही जगह के पॉइंट है तो वो इक्वल डिस्टेंस तो होंगे ही, एक ही नंबर बात है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड देखते हैं सिमेट्री, सिमेट्री भी हो जाएगा अगर x, y R के अंदर है। इसका मतलब कि डिस्टेंस, इसको इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, OX जो है डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, OY के, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OY का डिस्टेंस जो है वो OX के डिस्टेंस के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि y, x भी क्या हो जाएगा, R के अंदर बिलोंग कर जाएगा। अब ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव के लिए x OX का डिस्टेंस किसी OY के इक्वल है और OY का डिस्टेंस किसी OZ के इक्वल है। ये ध्यान रखना, O इज द ओरिजिन, तो इन दोनों को मिला के OX का जो डिस्टेंस है वो OZ के भी इक्वल हो ही जाएगा, है ना, OZ के भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x, z भी क्या हो जाएगा, R के अंदर बिलोंग कर जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अब हमें देखना एक चीज और प्रूफ करनी है कि हमें बताना है कि जितने भी पॉइंट्स P नॉट इक्वल टू 0 के हैं वो एक सर्कल से पास करेंगे, पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। अगर हम
P से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स ले रहे हैं, मतलब अगर हमने P ले लिया, OP का जो डिस्टेंस है वो जितने भी पॉइंट्स के इक्वल होगा, वो क्या होगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा जिसमें सेंटर क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम पॉइंट से OP का डिस्टेंस निकालें, देखो हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, ठीक है, उसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं x यूनिट। ठीक है, तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस x यूनिट होगा ओरिजिन से, वो सारे मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सर्कल की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके सारे पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, तो एनी पॉइंट, आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो कि सर्कल का डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि सारे पॉइंट्स जितने भी OP के डिस्टेंस के जितने हैं, जितने भी पॉइंट्स ओरिजिन के आसपास OP के डिस्टेंस के इक्वल बन रहे हैं, उन सब का मिलाकर पॉइंट्स क्या बनेगा, एक सर्कल फॉर्म होगा और जिसमें P जो है उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है P जो है हम स्टार्ट ही वहाँ सर्कल के ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड। A सेट क्या है, सारे ट्राइंगल्स का सेट है, और R क्या है, हमारा T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, सिमिलर टू T2 है। कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 T2, T1 जिसकी साइड्स 3 4 5 हैं, T2 की साइड्स 5 12 13 है, और ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं 6 8 10। विच अमंग द ट्राइंगल्स T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। विच साइड्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अच्छा, मैं को एक बात बता दो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देते हैं कि R के अंदर हमने क्या लिए हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स लिए हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स लेने का मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सेम ट्राइंगल अपने आप से तो सिमिलर होगा ही ना, बल्कि इक्विवेलेंट होगा वो, है ना। क्वेश्चन 12 है ये। R में लिया हमने T1, T2। कैसे लिया है कि T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, वी नो कि T1 जो है वो क्या है, T1 से अपने आप से क्या है, सिमिलर तो है ही, है ना, अपने आप से सिमिलर है, विच इम्प्लाइज T1, T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट इज इफ T1 is similar to T2 then T2 will be similar to T1, है ना। आप कहते हो कि ये दोनों इंसान एक दूसरे जैसे लगते हैं, कि ये बंदा मोहन जो है वो क्या है, रोहन जैसा दिखता है, मोहन जो है वो रोहन जैसा दिखता है, तो रोहन भी तो मोहन जैसा दिखता होगा ना। दिस इज द सेम थिंग। तो विच इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 इज T2, T1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R के अंदर हो जाएगा। सिमेट्री क्या हो गई, यहाँ पर प्रूव हो गई। अगर हम लेट करें कि लेट T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, तो क्या हो जाएगा, T1 जो है या T3 जो है वो क्या, किसके सिमिलर हो जाएगा, T1 के सिमिलर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि T3, T1 जो हो जाएगा वो R के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन आ गया है। इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आ गई हम लोगों को कि कैसे शो हो गई है। अब हमें बताना है कि ये एक ट्राइंगल है 3 4 5, इसकी साइड्स हैं, T2 की साइड्स हैं 5 12 और 13, ठीक है, और T3 की साइड्स हैं 6 8 और 10। अब देखो, साफ सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, 9 + 16 = 25 दैट इज 5 का स्क्वायर,
25 प्लस 144 इज़ 169, दैट इज़ 13 का स्क्वायर, और 36 प्लस 64 इज़ 100, दैट इज़ 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर लगती है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगती है। तो ये तीनों जो हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब ये है कि T1 इज सिमिलर टू T2 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब ये है, क्योंकि तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो एक एंगल तो इनका सेम है ही 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सेम है एक एंगल। तो ये साइड इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लो और ऐसे लिख लो, ये सब क्या हो जाएंगे, ये तीनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें इन तीनों में क्या है कि कौन सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, विच ट्राइंगल अमंग T1 एंड T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ये सारे ही रिलेटेड है क्योंकि तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, जिनमें हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 13 और 10। आपकी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, इसकी 5 हो गई, इसकी क्या हो जाएगी 13 ले लो, इसकी 10 ले लो। ठीक है, ठीक है। इनका रिलेशन 3 और 4 में है, इनका रिलेशन 5 और 12 में है, इनका रिलेशन 6 और 8 में है। तो ये तीनों एक दूसरे के रिलेटेड है, तीनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। ए जो सेट है, ए जो सेट है उसके अंदर सारे क्या है, पॉलीगन्स हैं। अब सारे पॉलीगन्स होने के बावजूद हमें ये रिलेशन जो दिया हुआ है आर का, वो कैसे दिया हुआ है, जो हमने चूज करे हैं आर, वो कैसे चूज करें भाई कि P1 और P2 दो पॉलीगन्स हम चूज कर रहे हैं, उनका एक रिलेशन बना रहे हैं। किस तरीके का रिलेशन बना रहे हैं कि P1 जो है, P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 की क्या है, सेम नंबर्स ऑफ साइड हैं, हैव सेम साइड्स। मतलब अगर एक हेक्सागन है तो दूसरा भी क्या होगा, हेक्सागन होगा। एक हमारा पेंटागन है तो दूसरा भी क्या होगा, पेंटागन होगा। तो मतलब दोनों की सिमिलर क्या है, साइड्स हैं। 6 हैं तो 6 ही होंगी, चाहे रेगुलर हो या ना हो, साइड्स सेम होनी चाहिए। अब हमें बताने की इक्विवेलेंट रिलेशन है। अगर पॉलीगन एक ही है P1, P2, तो P1, P1 तो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, बिकॉज P1 हैज सेम साइड्स एज P1, है ना। अब अगर हम लेके चलें कि P1 और P2 तो क्या कहते हैं R के अंदर है, तो मतलब P1 की साइड्स P2 के इक्वल है। मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन P1 n ले लो उसको, NP1 इज इक्वल टू NP2। तो इसका मतलब NP2 नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब P2, P1 भी क्या हो जाएगा, R के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब सिमेट्री आ गई। सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ट्रांजिटिव भी आराम से आ जाएगा अगर तीन चीज़ों की साइड सेम है। NP1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3, है ना। तो मतलब NP3 इज इक्वल टू NP1, दैट इज P3, P1 बिलोंग्स टू R। और इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हमारा हो गया, सिमेट्री भी हो गया था और रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया है। ठीक है, तीनों चीजें हो गई, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A related to a right angle triangle with the sides 3, 4, 5. What is the set of all the elements in A related to a right angle triangle T with the sides 3, 4, 5? अच्छा, अब हमें रिलेटेड बताना है कि अगर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं 3, 4, 5 का, 3, 4, 5 डायमेंशन की हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर ले रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में ले रहे हैं तो एक से रिलेटेड ए में कौन से सेट होंगे, सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स, क्योंकि हमें साइड्स देखनी थी। तो ये जो है सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स, ये रिलेटेड होगा इस वाले सेट से, इस वाले ट्राइंगल से जिसकी साइड 3, 4, 5 है।
3 4 5 की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इस ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सा सेट होगा जिसमें सारे ट्राइंगल्स होंगे, बाकी और कोई रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लेट आर बी दी सेट ऑफ ऑल दी लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एल। एल में हमने सारी लाइन्स ले ली एक्स वाई प्लेन की, ठीक है, और आर हम कोई रिलेशन ले रहे हैं एल के अंदर, ठीक है। आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड बाय, आर कैसा रिलेशन है कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। अगर L1 जो है इज पैरेलल टू L1, वी नो दैट। इसका मतलब एक लाइन अपने खुद से पैरेलल तो होगी ना, जैसे ये एक लाइन है, ये L1 है, तो ये अपने पैरेलल होगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा कहीं पर भी, जीरो है तो जीरो ही है। तो L1 कॉमा L1 क्या हो गया, बिलोंग कर गया आर में, रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया, ठीक है। अगर L1 पैरेलल है L2 के, विच दिस इम्प्लाइज कि L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के, विच इम्प्लाइज L2 बिलोंग्स, ओ सॉरी, L2 कॉमा L1 क्या कर रहा है, हमारा आर के अंदर है। यहाँ से हमने शुरू करा था कि L1 सॉरी कॉमा L2 जो है वो आर के अंदर है, इसके बाद आप ये लाइन लिखोगे। उसके बाद उसने बोला ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, ये हो गया सिमेट्री। अब हम देखेंगे कि अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो मतलब L3 क्या पैरेलल नहीं होगा L1 के, है ना भाई। अगर L1 पैरेलल है L2 के, सॉरी टेढ़ी बन गई है, ये क्या है, L2 L1 के पैरेलल है और L3 भी है एक जो कि इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसी एक आपकी थ्योरम आपने पढ़ी होगी लाइंस एंड एंगल्स में, जहाँ पे हमने तीन लाइंस को ऐसी ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी, थ्योरम थी शायद, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, ओके। अब y इक्वल टू 2x प्लस 4 जो है वो हमारी एक लाइन है, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, इसके इक्वल एक इसके पैरेलल सारी लाइंस हमें बतानी है। तो सारा सेट बताना है जो कि इस रिलेशन के इक्वल होगा। ये जो है 4, ये 4 क्या दर्शाता है, अगर आप इसका ग्राफ बना के देखो तो x की वैल्यू अगर हम 0 डाल के देखें तो y क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालो तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 पे 6 आ गया, फिर उसके बाद 4 प्लस 4 8, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 10, मतलब ये लाइन ऐसे चल रही है, ठीक है। अब अगर हम x की जगह, अगर 4 की जगह 0 डाल दें, ठीक है, अगर हम लाइन ले लें y इक्वल टू 2x, तो क्या ये पैरेलल होगी इसके, x0 तो y0, x1 तो y2, x2 तो y4, ठीक है। तो ये इससे क्या है, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, ये इसके पैरेलल आएगी। यहाँ पर 4 था, यहाँ पे 6 आ रही थी वैल्यू, फिर 8, फिर 10, यहाँ पर आ रही है 0, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 4 फिर 6 सॉरी। तो ये क्या हो रहा है, इससे 4 यूनिट नीचे है, बट पैरेलल है, सारा डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट का डिफरेंस लेकर चल रहा है। तो अगर हम देखें कि y इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू c बिलोंग्स टू z, ठीक है। c कोई भी इंटीजर ले लो आप, और ये जो इक्वेशन बनेगी, ये सारी इक्वेशंस c को चेंज कर करके आप जितनी मर्जी निकाल सकते हो, और ये सारी क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी किसके, इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो वो सारा सेट, वो सेट क्या बनेगा, सेट ले लो b, सेट में क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर x कॉमा वाई जो है, x कॉमा वाई तो आप निकालोगे, है ना, लाइन बन रही है ये, x कॉमा वाई नहीं है, c बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये लाइन वो सारा सेट बनाएगी जो पैरेलल होंगी किसके, y इक्वल टू 2x प्लस 4 के, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट आर बी द रिलेशन इन दी सेट। सेट हमें ये दिया हुआ है जिसमें आर जो है वो ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन वैसे डिफाइन करके नहीं दिया हुआ, खोल के दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1,1 दिख रहा है मुझे, 2,2 दिख रहा है मुझे, 4,4 भी दिख रहा है और 3,3 भी दिख रहा है, और साथ में ठीक है, और हमारे पास सेट था 1 2 3 4, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई, दिस इज ट्रू। अब क्या सिमेट्रिक है, 1,2 मुझे दिख रहा है लेकिन 2,1 मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं आ रहा, साफ सीधी सी बात है, सिमेट्रिक नहीं दिख रहा। 1,3 है, 3,1 नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्री नहीं है। रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्री नहीं आया। ट्रांजिटिव में अगर हम देखें 1,2 है, 2,2 है, तो 2,1 भी है क्या, 2,1 है ना, ऐसे z,x देखते हैं ना, तो 2,1 नहीं दिख रहा मुझे, तो ट्रांजिटिव भी क्या है, नहीं है आ रहा, मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमेट्री नहीं, सिमेट्री भी नहीं है, सॉरी। आर इज रिफ्लेक्सिव and transitive but not symmetric. R is reflexive and symmetric but not transitive. देखो सिमेट्रिक तो नहीं है। x, z देखते हैं क्या, 1,2 देखेंगे तो 1,2 तो आ रहा है, और अगर हम बाकी रिलेशन देखें 1,3 और दूसरा ले लें अगर हम 3,2, तो क्या 1,2 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, यस आ रहा है, तो ट्रांजिटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ट्रांजिटिव है। कैसे आया, देखो 1,2 आर में था, और अब हमें 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर देखना है, क्योंकि y, z देखते हैं। y, z में हमारे पास 2,2 है, उसके बाद हम देखेंगे x, z, तो मतलब x, z मतलब 1,2 जो कि r में है। ऐसे और दूसरा रिलेशन देखो, 1,1 ले लो और दूसरा 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी 1,3 ले लो, तो 1,3 है इसमें, 1,2 लें तो 1,2 भी आ जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। आर हमें ऐसे गिवन है कि a इज इक्वल टू b माइनस 2 वेयर b इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो b की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए, b इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ तो b की वैल्यू 4 आ रही है, गलत। b की वैल्यू 8, 8 एंड 7, दिस ये तीनों में से कोई नंबर एक हो सकता है, लेकिन क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 है, नहीं है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यस। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की थ्योरी समझाऊंगी, फिर आगे की एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। आज के लिए इतने ही, तब तक नेक्स्ट क्लास तक का वेट करो, ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।